हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विनीता और ये अपना सेकंड लेक्चर है डबल इंटीग्रल का। पहला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डबल इंटीग्रल के डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओवर ए रीजन डी हमें इंटीग्रेट करना है। ये हमारा फंक्शन गिवन है, डी इज बाउंडेड बाई ये दोनों कर्व्स है ना, इन दोनों को ड्रॉ करना है। मैंने कहा था आपको डी में जितनी भी कर्व्स गिवन है ना, वो सारी एक बार के लिए ड्रॉ कर लो और उनका जो कॉमन इंटरसेक्शन है ना, जो उनका कॉमन रीजन आता है उसको हम शेड कर देंगे। वो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा जिसके ओवर हमें लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग ना। सो एक्स वाई प्लेन में अब ये दोनों ही क्या है ना, ये दोनों पैराबोलाज है। अब जिनको पैराबोलाज ड्रॉ करने नहीं आते हैं, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ करना है। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देती हूँ। जैसे आपके पास मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का पैराबोला हो सकता है, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा हो सकता है ना। तो यार जब आपके पास ना ये x में स्क्वायर होता है, मतलब y की टर्म y की पावर 1 होती है, तो पैराबोला आपका अपवर्ड ओपन होता है डिपेंडिंग अपॉन द वर्टेक्स। जैसे यहाँ पर 0 0 वर्टेक्स है ना, तो मैं वर्टेक्स अभी पूरा ड्रॉ नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो पैराबोला है वो अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है ना, डिपेंड करता है ना। यहाँ पर पैराबोला जो है राइट में ओपन हो सकता है, लेफ्ट में ओपन हो सकता है, इतना सबको आइडिया होगा। अब आप क्या करो ना, वर्टेक्स फाइंड कर लो। वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई टू ए। कैस ये किसकी वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए यहाँ पर। और y इस x को पुट करके आ जाएगा। जो x यहाँ से मिलेगा ना आपको, आप जब माइनस बी बाई टू ए करोगे तो वो x की वैल्यू देगा, और फिर उस x को इसमें पुट करके y निकाल लो। तो जो यहाँ पर आपको x एंड y मिले हैं ना, वही हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। और फिर पैराबोला को ड्रॉ कर दो। जैसे मान लो कि आपका वर्टेक्स आ जाता है 2 1 और यहाँ पर जो इक्वेशन है ना राइट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मान लो कि प्लस है, ध्यान देना ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है, मतलब ए जो है वो पॉजिटिव है, तो आपका पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। क्लियर है। लेकिन मान लो कि यहाँ पर आपका वर्टेक्स 2 1 आ गया, बट आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो माइनस में है, तो आपका पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा। आपको ध्यान होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा ये वाला पैराबोला होता है, 0 0 पर इसका वर्टेक्स होता है। लेकिन y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है। सो उसी तरह से यहाँ पर आपको डिसाइड कर लेना है ना। सेम वे में जब आपके पास इक्वेशन इस टाइप की है, मतलब x की पावर 1 है ना, तो आपके पास अगेन आप वर्टेक्स फाइंड करोगे, बट यहाँ पर पहले y इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए मिलेगा आपको, y की वैल्यू मिलेगी माइनस बी बाई टू ए से, और फिर माइनस बी बाई टू ए को इसमें पुट कर दोगे तो आपको x मिल जाएगा। तो जो आपके पास वर्टेक्स आया है वो आप लिख दोगे, और फिर देखोगे कि यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर प्लस है, जैसे मान लो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना, प्लस है, तो आपका पैराबोला राइट साइड में ओपन हो जाएगा। इसका वर्टेक्स 0 0 पर है ना। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर है तो पैराबोला लेफ्ट साइड में ओपन हो जाएगा, इसका वर्टेक्स है 0 0। तो जब भी इन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पैराबोला नहीं ड्रॉ करना है। सिर्फ आप क्या करो, वर्टेक्स फाइंड कर लो और ये देखो कि पैराबोला किस साइड ओपन होगा, है ना। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि हो सकता है सबके बेसिक्स अभी ब्रश अप ना हो, ठीक है ना। क्या हो गया, ये इतना टाइम लेता है ना ये रब करने में ना। ओके, देखो अब देखो इसको ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो इसको इस तरह से लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने कहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर a क्या है, -1 है, -1 है, b क्या है, 0 है। तो जब आप वर्टेक्स फाइंड करोगे
तो सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, तो b तो 0 है, तो x तो 0 आ गया। अब x को 0 इस पे पुट कर दो तो y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका वर्टेक्स ना 0 1 पर है। आई बात समझ में इसमें, 0 1 पर वर्टेक्स है। अब देख लो 0 1 कहाँ लाई करेगा, 0 1 यहाँ लाई करेगा ना, 0,1। अब ये देखो पैराबोला, ऑब्वियस सी बात है y की पावर 1 है ना, तो ये पैराबोला या तो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा, है ना। मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में है ना, तो ये पैराबोला डाउन जाएगा। अब आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वर्टेक्स है ना, तो यहाँ से आपका पैराबोला डाउन चला जाएगा इस तरह से। बस इतना ही ड्रॉ करना होता है इसमें। जैसे सेकंड कर्व है, अब सेकंड कर्व हम लोग देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो इसका वर्टेक्स कैसे डिसाइड करोगे, इसको भी अगेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। a यहाँ पर 1 है, b अगेन यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर वर्टेक्स फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a करेंगे, तो x 0 आ गया। x को 0 पुट करो तो y क्या आ गया, माइनस 3 आ गया। तो इसका जो वर्टेक्स है वो 0 कोमा माइनस 3 है। 0 कोमा माइनस 3 कहाँ होगा, पॉइंट नीचे होगा ना, 0 कोमा माइनस 3। अब ये देखो ये पैराबोला ओपन कैसे होगा, अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस में है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस में है, तो ये अपवर्ड ओपन होगा, राइट। तो ये यहाँ पर अपवर्ड ओपन होगा। अब एक और चीज आपको देख लेनी है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन और निकाल लो। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, कि जब कर्व ड्रॉ कर देते हैं तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, बट कई बार कर्व को ड्रॉ करने के लिए भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेल्प लेनी पड़ सकती है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसमें निकाल लेते हैं पहले ही। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, मैंने बताया था दोनों कर्व को ना एक दूसरे में पुट कर दो। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट हो सकता है, या फिर दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों y इज इक्वल टू है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। या फिर एक काम ये कर दो कि एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल कर उसमें पुट कर दो। जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना रहेगा तो एक को ना दूसरे में इंसर्ट करना रहता है, दूसरी कर्व में, बस इतना सा काम होता है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया, तो x स्क्वायर क्या आ गया, 2 आ गया, तो x आ गया प्लस माइनस 2। तो अगर x 2 होगा, अगर x 2 है तो y क्या रहेगा, किसी में भी पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो। अगर x 2 है तो y विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4। मैंने दोनों को इक्वेट कैसे ही किया ना, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर विल बी 2, x इज इक्वल टू सॉरी प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2 ना, गलत है। सो अगर x रूट 2 है तो y क्या आएगा, 1 माइनस 2, सो माइनस 1 आएगा। और अगर x मेरे पास माइनस रूट 2 है तो y क्या आएगा, अगर x माइनस रूट 2 है तो भी y क्या आएगा, माइनस 1 ही आएगा। यहाँ पर पुट करो माइनस रूट 2, सो दोनों ही केसेस में y माइनस 1, y माइनस 1। तो अपने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई ना, रूट 2 कॉमा माइनस 1 आया और माइनस रूट 2 कॉमा माइनस 1 आया। अब ये पॉइंट्स भी पुट कर दो, जैसे रूट 2 कॉमा माइनस 1 कहाँ होगा, रूट 2 कॉमा माइनस 1 यहाँ कहीं पर रहेगा ना, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है, तो वहाँ पर ना दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं बेसिकली। और माइनस रूट 2 कॉमा माइनस 1 इधर रहेगा, सॉरी रूट 2 कॉमा माइनस, हाँ सही है, माइनस रूट 2 कॉमा माइनस 1 ये इधर आ गया। अब जब आप दूसरा वाला पैराबोला ड्रॉ करोगे ना, तो उसको इन्हीं पॉइंट से पास करवाना होगा आपको। दूसरा जो पैराबोला था अपवर्ड था, मैंने बताया था ये वाला जो पैराबोला आएगा अपवर्ड आएगा, इसका वर्टेक्स आया था 0 कोमा माइनस 3 पर, है ना। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिए। अब पता है हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले क्यों निकाले हैं, क्योंकि हो सकता था आप ड्रॉ करते टाइम यहाँ से उस पैराबोला को पास करवा देते, बट ये पॉइंट तो दोनों पर लाई नहीं करता है ना। इसीलिए क्या करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से थोड़ा आइडिया ले लो, फिर रफली हम लोग कर्व को ड्रॉ कर देंगे। ऑल गुड ना। अब अपना जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है मैंने क्या बताया था,
डी जो है ना बाउंडेड बाई है ये दोनों कर्व्स। डी में जितने भी कर्व्स गिवन होते हैं, जितना भी जो भी रीजन्स गिवन होते हैं ना, डी उनका इंटरसेक्शन होता है, उनका सबका कॉमन पार्ट है ना। तो इन सबका कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, ये सारा आ गया ना, ये सारा मेरे पास क्या आ गया, फिजिबल रीजन आ गया, फिजिबल रीजन आ गया। आई बात समझ में सभी को, है ना। तो जितना इनका इंटरसेक्शन है ना दोनों का, वही हमारा फिजिबल रीजन होगा। अब हम लोग लिमिट्स पता करते हैं। लिमिट्स के लिए मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चंस में एक को फिक्स करेंगे और जनरली हम लोग x को फिक्स रखते हैं। तो यहाँ पर x को फिक्स रखेंगे और y को इन टर्म्स ऑफ x लेंगे। आई बात समझ में। तो y की लिमिट पहले ले लो या x की लिमिट पहले ले लो, आपकी मर्जी है। तो अब आप मुझे ये बताओ, थ्रू आउट दिस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। मैंने कहा था रीजन का जो इनिशियल पॉइंट है वो कहाँ है, फाइनल पॉइंट है वो कहाँ है। तो जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ पर x है -√2 और y यहाँ पर x है √2। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको देखनी है, y के लिए आप y को फिक्स नहीं करना चाहते ना, तो मैंने बताया था y के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो एक बार वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करके ये देख लो कि क्या एक ही टाइप की स्ट्रिप ड्रॉ हो रही है, मतलब जो वर्टिकल स्ट्रिप है उसकी लिमिट थ्रू आउट द रीजन सेम आ रही है क्या। जैसे यहाँ पर ड्रॉ की, एक तो ये ड्रॉ की वर्टिकल स्ट्रिप, एक ये ड्रॉ करी, ये वाली ड्रॉ करी, फिर उसके बाद ये वाली ड्रॉ करी, है ना, फिर उसके बाद ये वाली ड्रॉ करी, एकदम एंड तक ना वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करके ये देखो क्या इस रीजन को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करने की जरूरत है, मतलब क्या y की लिमिट थ्रू आउट सेम आ रही है। देखो यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप की लिमिट, मान लो ये C1 है, मान लो ये कर्व C2 है, तो C1 to C2 आ रही है ना, यहाँ पर भी C1 to C2, यहाँ पर भी C1 to C2, यहाँ पर भी C1 to C2 है। इसका मतलब है कि x की लिमिट, इसका मतलब हमें इसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड नहीं करना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, कई बार क्या रहेगा, जैसे ये चीज़ ना आपको पता चल जाएगी आराम से, जब भी ऐसा लगेगा ना कि y की लिमिट चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पर, जैसे कल मैंने आपको बताया था, मान लो अपना जो कर्व है वो इस टाइप का होता, तो क्या यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप थ्रू आउट सेम लिमिट देती मुझे, नहीं दे रही ना। यहाँ पर तो ये मान लो C1 है, ये C2 है, यहाँ पर तो लाइन टू C1 लिमिट आ रही है, लेकिन यहाँ तो C2 टू लाइन लिमिट आ रही है। रीजन्स में डिवाइड होगा पार्ट, है ना। तो इसीलिए जैसे मान लो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अपना कर्व इस टाइप का बन रहा है, इसमें भी आप देख रहे हो क्या थ्रू आउट मेरा जो लिमिट्स है वो सेम रहेंगी y की। जब आप वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करोगे नहीं सेम रहेंगी, क्योंकि आप इसमें वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करो तो इसमें क्या आ रही है, C1 to C2 आ रही है ना। ये अपना C1 है ना, ये वाला जो है ना ये C1 है मान लो, और ये वाला जो है ये मान लो कि C2 है। लेकिन इसमें जब आप वर्टिकल स्ट्रिप डालोगे तो C1 to C2 लिमिट आ रही है। तो क्या आप इसमें इसको एक रीजन कंसिडर करके चल सकते हो, नहीं चल सकते ना। तो उस केस में आपको इसको R1 लेट करना पड़ेगा और इसको R2 लेट करना पड़ेगा, और R1 की अलग से लिमिट्स लेनी पड़ेंगी और R2 की अलग से लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। इसलिए ज़रूरी होता है ये चीज़ कि पहले जिसको आप फिक्स नहीं करना चाहते, है ना, जिसकी लिमिट्स वेरी करेंगी, पहले उसका ये देख लो कि क्या उसकी लिमिट थ्रू आउट द रीजन सेम आ रही है, जैसे यहाँ पर सेम आ रही हैं। अब x की लिमिट सिंपली क्या करो, जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ से और जो फाइनल पॉइंट है वहाँ तक हो जाएंगे। तो x यहाँ पर वेरी करेगा -√2 टू √2 और y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, C1 to C2 है। अब ये देखो C1 पर y क्या है, ये वाला कौन सा पैराबोला था, ये अपना y इज इक्वल टू x² - 3 था। तो C1 पर y है x² - 3, तो y वेरी कर रहा है x² - 3 टू, और C2 पर y क्या है 1 - x², तो लेस देन और इक्वल टू 1 - x²। बस यही लिमिट है आपकी x एंड y की। अब बस सॉल्व कर देंगे, है ना, अब बस सॉल्व कर देते हैं इसको। सो यहाँ पर पहले तो आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, यहाँ आपके पास चॉइस नहीं होती है ना, x² - 3 टू 1 - x²।
ब्रैकेट लगाओ एक बड़ा सारा, एक्स वाई माइनस एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे पहले और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग। अगर ये डायग्राम बना लिया है तो हम डिलीट कर देते हैं इसको, ताकि इंटीग्रेशन के लिए स्पेस बच जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो पहले y के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज इक्वल टू x फ्रॉम -√2 टू +√2, और इसका अंदर वाले का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, x कांस्टेंट रहेगा, x इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई, है ना। और फिर लिमिट हमें पुट करनी पड़ेगी पहले, एक्स स्क्वायर -3 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू -√2 टू +√2 x इंटू, पुट करो यहाँ पर लिमिट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बाप रे बहुत बड़ा जाएगा ये भी, एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3 dx। क्लियर है सभी को? सो दिस इज इक्वल टू x फ्रॉम -√2 टू +√2। सॉल्व कर सकते हो वैसे ये आप खुद से। सो 1/2 इंटू दिस इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 माइनस 9 प्लस 6x स्क्वायर है ना, एंड बाई 2 मैंने बाहर ले लिया एक्चुअली, है ना। और ये सारा टोटल मिलाकर क्या बना देगा, -1 प्लस एक्स स्क्वायर -3, सो प्लस 2x स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 -3 -4 बस, और बाहर dx। ऑल गुड। अब इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ना। इसको अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सो x फ्रॉम -√2 टू +√2 ब्रैकेट, ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये 1/2 को बाहर ही रखो ब्रैकेट। देखो यहाँ पर ये 1 है, 1 माइनस 9 -8, सो -8x x को अंदर लेकर गई हूँ मैं, x टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 कट गया, 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, सो प्लस 4x क्यूब, ये बच गया फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है प्लस 2x क्यूब, क्योंकि x इसके भी बाहर है ना, प्लस 2x क्यूब -4x। आप लोग अपना खुद का सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन कोई नहीं देखेगा ना ऐसे, क्योंकि ऐसे तो प्रैक्टिस नहीं होगी फिर। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो -√2 टू +√2 है ना, तो ट्वाइस 0 टू √2 कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0 टू √2, 1/2 -8x तो 0 हो जाएगा, -√2 टू +√2 में, है ना, -8x का इंटीग्रेशन, क्योंकि -a टू +a है ना, ये ओड फंक्शन है, और ये भी ओड फंक्शन है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी ओड फंक्शन है, ये भी 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, ये भी ओड फंक्शन है। तो हो क्या रहा है ना, सारे 0 हो रहे हैं। देखो x इज इक्वल टू -√2 टू +√2, ये क्या आ गया -4x प्लस 2x क्यूब -4x dx, है ना। तो फाइनली ये आ गया x फ्रॉम -√2 टू +√2, 4x क्यूब -8x। जब अंदर ओड फंक्शन होता है और लिमिट +2 -2 प्लस होती हैं तो 0 रिजल्ट आता है, तो ये 0 तो 0, इसका 0 ही आंसर है बस। ऑल गुड। तो ये था क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन हमारा, जिसमें अगेन लिमिट हमें खुद से ही पता करनी थी, लिमिट गिवन नहीं थी।
तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ओवर ए रीजन डी हमें इंटेग्रेट करना है। डी इज बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो वही काम करना है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब अगर आपको किसी भी कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप क्या करोगे, आप पॉइंट्स पुट करोगे। पॉइंट्स पुट कर करके देख लो। जैसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, x को 0 पुट करोगे पॉइंट आया 0 0, x को 1 पुट करोगे पॉइंट आएगा -1, सॉरी y आएगा -1 तो पॉइंट आया 1 -1। उसके बाद x को जब 2 पुट करोगे तो y आएगा -8, तो अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 -8 है ना। अब x की नेगेटिव वैल्यूज पुट कर करके देख लो। तो जब x -1 होगा तो y क्या होगा, 1 होगा, यहाँ कहीं पर है ना, मान लो ये 1 2 3 4 इस तरह से। जब x को -2 पुट करोगे तो y 8 आएगा, है ना, तो बहुत ऊपर तक आएगा। तो ये ना कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, मतलब ऊपर से इस तरह से और नीचे से भी ये कुछ इस तरह से जाता है। जस्ट ए मोमेंट, ऐसे है ना। y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का पॉइंट्स पुट कर लो। हमें रफ ग्राफ ही ड्रॉ करना होता है, बहुत ही प्रॉपर ग्राफ, एकदम परफेक्ट ग्राफ हमें नहीं चाहिए, है ना। अब उसके बाद क्या है, x इज इक्वल टू 3। अब 1 2 3, x इज इक्वल टू 3, ये वाली लाइन हो गई ना, x इज इक्वल टू 3। अब ये कहीं ना कहीं इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब आप x को 3 पुट करोगे तो y क्या आ रहा है, -27 आ रहा है ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, x 3 है और y आया -27, सो 3 कोमा -27। ये अपने पास y इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू 3 लाइन है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है। ओके, अब x एक्सिस, मैंने कहा था जितने भी कर्व या लाइन मेंशन्ड है आप सबको ही ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप रीजन फाइंड आउट करोगे। x एक्सिस कौन सा एक्सिस है, ऑब्वियस सी बात है यार, ये हो गया x एक्सिस। अब आप मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों को इंक्लूड कर रहा है, ऐसा कौन सा रीजन है जो कि तीनों को इंक्लूड कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला। अब आप बोलोगे यही वाला क्यों है मैम, देखो बाउंडेड है, बाउंडेड रीजन होता है जो चारों तरफ से ना, मतलब एक तरह से बाउंडेड हो, ओपन ना हो, क्लोज्ड रीजन हो, है ना। डी हमेशा क्या होगा, एक क्लोज्ड रीजन होगा। आपको इसमें कोई सा भी और रीजन क्लोज दिख रहा है क्या, ये क्लोज्ड है, नहीं है ना, ये तो ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। ये रीजन ऐसा जो कि क्लोज्ड है और जिसमें तीनों की बाउंड्रीज है, जिसमें एक्स एक्सिस भी है, x3 भी है और ये वाला कर्व भी लाई करता है, तो ये अपना फिजिबल रीजन है। अब हमें, मैंने क्या बताया था, एक को हम लोग फिक्स करते हैं, जैसे यहाँ पर हम x को फिक्स करते हैं तो y को वेरी करवाते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, अगर आप y को वेरी करवा रहे हो तो एक वर्टिकल स्ट्रिप डालो और ये देखो कि y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप थ्रू आउट दिस रीजन ड्रॉ करते जाओगे ना तो लिमिट्स ना सेम ही तरीके से आ रही हैं, है ना, कि इस कर्व से इस लाइन तक की, है ना। तो इसका मतलब इसमें हमें इसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये एक ही रीज़न लिया जाएगा। ओके, और जब अपना रीज़न एक ही रीज़न होता है तो हम ये देखते हैं कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर x कम से कम कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है। अब आप देख रहे हो इस फिजिबल रीजन में x कम से कम तो 0 है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 3 है। तो x की लिमिट आ गई 0 to 3, 0 to 3, 3। अब y की लिमिट देखो, मैंने बताया था जो वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड, जो बॉटम है ना, वो कौन सी कर्व पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, तो वहाँ पर y क्या है, माइनस एक्स क्यूब है। तो y की लोअर लिमिट हो गई माइनस एक्स क्यूब। जो अपर पार्ट है, मतलब टॉप मोस्ट पार्ट है, वो कहाँ पर आ रहा है, इस लाइन पर आ रहा है। इस लाइन पर y क्या है, y 0 है, तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0। ये हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। किस किस को पता चल गया था पहले से ही कि हमारा जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है यही आएगा, है ना। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो एक बार फिर से लेक्चर देखिए, क्योंकि लिमिट्स पता करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंटीग्रेशन तो फिर आपको आता ही है ना, वो तो आप सॉल्व कर ही दोगे, है ना। तो यार अब इंटीग्रेट कर देते हैं, चलो। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा,
यस, वाई के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था, यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं होती है। यहाँ पर जो जिसकी फिक्स लिमिट नहीं है ना, पहले आप उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, और दूसरा जो वेरिएबल रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, 1/y⁴ पहले हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, फिर हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब किसी को भी ये तो नहीं लग रहा है ना कि ये तो सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर y का फंक्शन और x का फंक्शन सेपरेट हो सकता है, प्लीज़ किसी को नहीं लग रहा हो, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया था लिमिट्स जब दोनों के फिक्स नहीं होती हैं तो आप उसमें वो चीज़ भी काम नहीं देती है। वो जो सेपरेट करने वाली चीज़ थी वो तभी काम आती है जब दोनों की लिमिट्स फिक्स गिवन होती हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो x हमारे पास है 0 to 3, 1/x³ + 1, और ये क्या है, y की पावर -1/3। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, -x³ to 0, -x³ to 0, और dx एज इट इज़। ओके, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ना, आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखो अब क्या आया, इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप लिमिट पुट करोगे। सो दिस इज x इज इक्वल टू 0 to 3, लिमिट्स पुट करने 1/x³ + 1 एज इट इज, और लिमिट्स पुट करने के बाद 0 पुट किया तो 0 आया, -x³ पुट करेंगे तो -(-x³ to the power 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 ब्रैकेट क्लोज्ड dx। ठीक है, इस तरह से आ गया। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट्स ऑफ x फ्रॉम 0 to 3, 1/x³ + 1, और ये यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। इसकी ये क्या आएगा, -x का स्क्वायर, मतलब -x², है ना, और dx। राइट, अब आप देख सकते हो यहाँ पर 1/2 x फ्रॉम 0 to 3 -3x², 3 को अंदर लेकर गई हूँ मैं क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। फिर x³ + 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x², तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x³ + 1। सो 1/2 log x³ + 1, और माइनस साइन का माइनस साइन एज इट इज रहेगा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 3। सो इसका आंसर आ गया -log 28/2, log 28/2, क्योंकि log 1 तो 0 होता है ना, तो ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी था, है ना। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डबल प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन आज का। डबल इंटेग्रल है dx dy ओवर द रीजन डी हमें इंटीग्रेट करना है, डी इज बाउंडेड बाय ये और ये, है ना। तो सबसे पहले तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है ना। तो x² इज इक्वल टू 4y, y की पावर 1 है, मैंने कहा था पैराबोला या तो अप होगा या डाउन होगा, है ना। तो देखो x² का कोफिशिएंट 1 है, ये ऐसा पैराबोला जो होता है उसका वर्टेक्स 0 0 पर ही होता है ना। तो यहाँ पर b भी 0 है ना, उससे भी निकाल सकते हो जो मेथड मैंने आपको बताया है, और ये अपवर्ड ओपन होगा क्योंकि x² का कोफिशिएंट जो है +1 है। उसके बाद ये वाली लाइन अगर नहीं ड्रॉ करनी आती तो x और y की वैल्यूज़ निकाल लो। एक बार x को 0 पुट करो, देखो y क्या आता है, तो y आता है 3, y को 0 पुट कर लो तो x क्या आता है 3, है ना। तो इसका मतलब एक पॉइंट अपने पास है 3 0 जो कि यहाँ पर होगा x एक्सिस पर, एक पॉइंट है 0 3 जो कि y एक्सिस पर होगा। ऑल गुड, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो बस, सिंपली है। अब देखो और क्या है, x इज इक्वल टू 0, मैंने कहा था जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना सब कुछ ड्रॉ कर दो। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ये अपना है y एक्सिस, ठीक है। तो आपको एक बंद रीजन कौन सा दिख रहा है, जो क्लोज्ड रीजन है, साफ साफ दिख रहा है, ये अपना क्लोज्ड रीजन है, ये अपना क्लोज्ड रीजन है। अब आप सोचोगे कि मैम ये भी तो क्लोज्ड रीजन है लेकिन भाई इसमें ना x इज इक्वल टू 0 इंक्लूडेड नहीं है।
आई बात समझ में सभी को? ये वाली लाइन तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रही हूँ ना, ये वाली y इज इक्वल टू 0 तो हमें गिवन ही नहीं है ना। तो ये भी देखना है आपको, कहीं आप सिर्फ क्लोज रीजन के चक्कर में कोई और रीजन मार्क कर रहा हो, है ना। अपने पास x इज इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन भी इंक्लूड होनी चाहिए, ये वाली लाइन भी इंक्लूड होनी चाहिए, और फिर ये पैराबोला भी इंक्लूड हो, तो यही रीज़न आएगा आपके पास जो फिजिबल रीज़न है। अब हम लोगों को पता है कि हमें एक को फिक्स करना है। हम लोग x को फिक्स करते हैं ना, y को वर्टिकल स्ट्रिप से लिमिट पता करते हैं। अब ये देखो, क्या यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप थ्रू आउट द रीजन सेम आ रही है? जैसे यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, है ना, फिर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, सेम सेम आ रही है। मतलब सेम का मतलब है इस पैराबोला से इस लाइन तक y की लिमिट क्या है, वेरी कर रही है। तो इसका मतलब इसमें एक ही रीज़न होगा, इसमें इसको हमें मल्टीपल रीजन्स में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस कर्व से इस लाइन तक की लिमिट हो गई y की, और x की लिमिट क्या हो गई? x की लिमिट के लिए ना आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। जब आप कर्व को ड्रॉ कर लेते हो तो जितने भी पॉइंट्स है उस बाउंडेड रीजन के, वो सारे आपको फाइंड करने हैं। अब ये पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है, इस पैराबोला का और इस लाइन का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। एक तो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, एक को दूसरे में पुट करते हैं। जैसे यहाँ से y निकाल कर इसमें पुट कर दो, वो आसान रहेगा। तो y आएगा 3 माइनस एक्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 4x। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ऑल गुड। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x प्लस 6, एक आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ आई, एक माइनस 6 आई, एक प्लस 2 आई। x क्योंकि हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x इज इक्वल टू माइनस 6 नहीं हो सकता है, तो x की वैल्यू आई 2। x को 2 पुट करोगे तो y यहाँ से आएगा 1। सो हमारा जो ये पॉइंट है ये 2,1 है। अब आपको ये देखना है कि इस पूरे रीजन में x कम से कम कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, जितने भी पॉइंट्स आपको मिले हैं। यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x 2 है, तो x की लिमिट हो गई 0 to 2। x की लिमिट हो गई 0 to 2। x हमारा हो गया 0 to 2, और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इस पैराबोला से इस लाइन तक। तो इस पैराबोला पर y क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4, और जो लाइन है उस पर y क्या है 3 माइनस एक्स। तो ये y की लिमिट हो गई। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है तो पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जी हाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले। एक्स स्क्वायर बाई 4 टू 3 माइनस एक्स, ब्रैकेट अंदर कोई फंक्शन नहीं है तो 1 है मतलब अंदर, तो अंदर dy सिर्फ, और बाहर आपके पास आ गया dx खाली। मार्कर जवाब दे रहा है। सो x फ्रॉम 0 to 2, है ना। dy का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, खाली y आ गया, फ्रॉम एक्स स्क्वायर बाई 4 टू 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स dx, ठीक है, ये आ गया। सो दिस इज इक्वल टू x फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2, यहाँ y को पुट करेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। ऑल गुड। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और लिमिट पुट कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 12। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 2। क्लियर है सभी को? तो 2 पुट करो तो ये 6 माइनस 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 बाई 2 माइनस 8 बाई 12 मतलब 2 बाई 3, 4 माइनस 2 बाई 3 आ गया, 10 बाई 3 आंसर आ गया। 10 बाई, देख लेना कोई मिस्टेक ना हो, हालांकि है नहीं, 10 बाई 3 आंसर है। ओके तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि लास्ट जो पार्ट 1 था ना उसी के टाइप के ही थे।
अगली जो क्लास होगी ना उसमें हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट रीजंस में डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि अपनी सेम लिमिट नहीं आ रही होती है। फिर हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ऑर्डर को चेंज करना पड़ता है। कैसे? जैसे यहाँ पर हम x को फिक्स कर रहे हैं, वहाँ पर y को फिक्स करना पड़ेगा और x की लिमिट y के फंक्शन की टर्म्स में आएंगे, है ना। तो वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में। और ये जो क्वेश्चंस है ना ये यूज़फुल हैं आपके कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए, और बाकी जो ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स में भी मिल जाएंगे। ओके देन, बाय एवरीवन, टेक केयर। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में।